सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों अमेज़न और ओरिनोको के विशाल फैलाव में डॉल्फिन्स को गिनना, ये अपने आप में कितना बड़ा काम होगा। पर सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है और कैसे ये गिनती इन शानदार जीवों को बचाने का एक रोड मैप तैयार करती है। चलिए आज इसी को समझते हैं। ये कहानी एक गंभीर चेतावनी से शुरू होती है। देखिए, दुनिया भर में जो नदी डॉल्फिन की आबादी है वो खतरे में है। वो चुपचाप हमारी नज़रों से ओझल हो रही हैं और अक्सर हमें इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। चीन की यांगसी नदी इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। हुआ ये कि एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया और एक भी डॉल्फिन नहीं मिली, एक भी नहीं। इसके बाद वैज्ञानिकों को यांगजी नदी डॉल्फिन को फंक्शनली एक्सटिंक्ट यानी कार्यात्मक रूप से विलुप्त घोषित करना पड़ा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कुछ इक्का दुक्का जीव बचे भी हों तो उनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि वो अपनी आबादी को फिर से बढ़ा ही नहीं सकते। मतलब एक तरह से वो खत्म हो चुके हैं। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यही चीज़ अमेज़न में भी हो सकती है? इस स्टडी से पहले हमें दक्षिण अमेरिका में डॉल्फिन की आबादी के बारे में सच में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और यही अज्ञानता, यही जानकारी की कमी सबसे बड़ा खतरा थी। इसी ने एक बहुत बड़े साइंटिफिक मिशन को जन्म दिया। तो ये पता लगाने के लिए कि आखिर कितनी डॉल्फिन बची हैं, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसे अमेज़न की अब तक की सबसे बड़ी डॉल्फिन गिनती कहा जा सकता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था। ये दक्षिण अमेरिका में नदी डॉल्फिन की आबादी का पता लगाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल थी। और इसमें एकदम स्टैंडर्ड और सांख्यिकीय रूप से मजबूत तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। इस मिशन का स्केल समझने के लिए जरा सोचिए, इसमें एक दो नहीं बल्कि 6 देश शामिल थे: बोलिविया, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला। ये एक जबरदस्त इंटरनेशनल कोऑपरेशन था। और टीमों ने कितनी दूरी तय की? नाव से कुल मिलाकर 2704 लीनियर किलोमीटर का सर्वे किया गया। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आने से भी ज्यादा है। और अगर हम पूरी एरिया की बात करें तो वो था 5708 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच सकते हैं, ये पानी की एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है और इसमें सर्वे करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये नक्शा हमें दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट असल में कितना विशाल था। आप देख सकते हैं कि अमेज़न और ओरिनोको नदी घाटियों में ये सर्वे वाले इलाके कैसे फैले हुए हैं। ये सिर्फ एक नदी की बात नहीं थी, बल्कि नदियों के एक पूरे नेटवर्क की स्टडी की गई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किया कैसे गया। मतलब इतने बड़े, जटिल और हमेशा बदलते पानी के बहाव में जनगणना आखिर की कैसे जाती है? ये मेथड की एक बड़ी चुनौती थी। इस काम की मुश्किल को समझने के लिए जरा ऐसे सोचिए, ये एक ऐसे शहर में जनगणना करने जैसा है जो लगातार हिल रहा है, जिसका पानी गंदा है और जो हजारों किलोमीटर लंबा है। डॉल्फिन तो हमेशा चलती रहती हैं और पानी में अक्सर देखना भी मुश्किल होता है। तो रिसर्चर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट और सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। वो नाव को पहले किनारे के साथ साथ चलाते, फिर नदी को 45 डिग्री के एंगल पर पार करते। और सबसे मजेदार बात, कंफर्म करने के लिए 2 अलग-अलग टीमें होती थी। एक टीम नाव के आगे बैठकर देखती और दूसरी पीछे। इस डबल चेक से ये पक्का हो जाता था कि जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो एकदम सटीक है। अच्छा, तो इस जबरदस्त कोशिश के नतीजे क्या निकले? रिसर्चर्स को क्या मिला? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने डॉल्फिन के हॉटस्पॉट्स का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। तो पहली और सबसे जरूरी खोज ये थी, डॉल्फिन ज्यादातर नदी के किनारों के पास ही रहना पसंद करती हैं। सबसे ज्यादा डॉल्फिन किनारे से 50 मीटर के अंदर देखी गईं। वो नदी के बीच में बहुत कम समय बिताती हैं। रिसर्चर्स ने 2 मुख्य तरह की डॉल्फिन, इनिया जिसे बोटो या पिंक डॉल्फिन भी कहते हैं, और सोटालिया जिसे टुकुक्सी कहते हैं, के बर्ताव में भी एक फर्क दिखा। इनिया अक्सर छोटे छोटे ग्रुप्स में दिखती थी, जबकि सोटालिया दिखती तो कम थी, पर जब भी दिखती बड़े ग्रुप्स में होती थीं। ये तस्वीर दिखाती है कि डॉल्फिन सिर्फ नदी के किनारों पर ही नहीं, बल्कि संगम यानी जहां नदियां मिलती हैं और झीलों जैसे खास इलाकों में इकट्ठा होती हैं। ये जगहें उनके लिए हॉटस्पॉट की तरह हैं, जहां उन्हें खाना और सुरक्षा मिलती है, और इसीलिए इन जगहों को बचाना सबसे जरूरी है। जब आबादी के आंकड़ों पर नजर डाली गई तो एक बहुत मिलीजुली तस्वीर सामने आई।
जैसे बोलिविया के इटनीज नदी इलाके में 3000 से ज्यादा इनिया डॉल्फिन का अनुमान था। वहीं दूसरी तरफ इक्वेडोर के सर्वे किए गए इलाके में सिर्फ 147। ये डेटा हमें बताता है कि कुछ इलाके कितने स्वस्थ हैं और कुछ इलाकों पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये बार चार्ट एक बहुत ही अहम खोज को दिखाता है। डॉल्फिन का घनत्व यानी डेंसिटी हर देश में काफी अलग-अलग थी। पेरू और बोलिविया में सबसे ज्यादा डेंसिटी मिली, जबकि इक्वाडोर और वेनेजुएला में सबसे कम। इससे साफ है कि कुछ इलाके डॉल्फिन के जिंदा रहने के लिए दूसरों से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो इन सब नतीजों का भविष्य और संरक्षण के लिए क्या मतलब है? ये डेटा सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में इन डॉल्फिन्स को बचाने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक खाका है। इसे समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, क्रिटिकल हैबिटेट यानी महत्वपूर्ण आवास। ये वो इलाके होते हैं जो किसी भी प्रजाति के रोजमर्रा के और लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये उनका घर है, उनका खाने का इलाका है, उनकी नर्सरी है, सब कुछ। और इस स्टडी के आधार पर अब हम अमेज़न डॉल्फिन के लिए इन क्रिटिकल हैबिटेट्स की पहचान कर सकते हैं। ये हैं नदी के किनारों से 200 मीटर के अंदर का एरिया, संगम और नदी से जुड़ी झीलें। ये वो जगहें हैं जिन्हें हमें सबसे पहले बचाने की जरूरत है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, जिन इलाकों में डॉल्फिन की आबादी बहुत ज्यादा है, उन सब में क्या कोई कॉमन बात है? क्या ये सिर्फ भूगोल का मामला है या कुछ और भी है? और यहीं पर इस स्टडी का सबसे जबरदस्त और उम्मीद जगाने वाला नतीजा सामने आता है। रिसर्चर्स ने पाया कि नदी डॉल्फिन की ज्यादा आबादी उन जगहों पर मिलती है जो पहले से ही अच्छी तरह से मैनेज किए जा रहे फ्रेश वाटर प्रोटेक्टेड एरिया हैं। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जहां सबसे ज्यादा डॉल्फिन मिली वो अक्सर वही जगह थीं जो पहले से ही सुरक्षित थीं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि संरक्षण के प्रयास काम करते हैं। तो अब इस सारी जानकारी के साथ हम कहाँ जाते हैं? डॉल्फिन हॉटस्पॉट्स के इस नए नक्शे के साथ सवाल यही बना रहता है, क्या हम बहुत देर होने से पहले इन जरूरी इलाकों को बचा सकते हैं? ये रिसर्च हमें सिर्फ समस्या नहीं दिखाती, बल्कि समाधान का रास्ता भी दिखाती है। और अब एक्शन लेने की जिम्मेदारी हम सब पर है।